पहली बात तो यह है कि आम हालात में फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग एक रोज़ा होती है। सिर्फ जंग के दौरान ये 2 दिन के लिए हुई है, मुझे याद है एक दफ़ा। लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ये 4 दिन की यानी 4 रोज़ा कोर फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग थी। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि जंगों से भी ज़्यादा गंभीर इशू उनके सामने था। लिहाजा जो कुछ उन प्रेस रिलीज़ ने कहा है वो तो अपनी जगह है, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से कल तक मीडिया के ज़रिए भी, अखबारात के ज़रिए भी ये सब तक पहुंच जाएगी। मैं इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा जाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये बात तय हो गई है अब कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो जर्नैल है या वो जज है, वकील है या वो सहाफ़ी है, क्लर्क है या वो बॉस है, सिपाही है या वो DIG है या IG है, कोई भी ये हक नहीं रखता कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान के आईनी अदारों पर हमला करे, और अगर वो ये कोशिश करता है तो उसकी गर्दन दबोचना ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी काम है और तमाम लॉ एनफोर्सर का भी काम है। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि मुल्क के जो दुश्मन है वो अंदरूने मुल्क तो हैं ही, बैरूने मुल्क भी हैं। बैरूने मुल्कों से गैर मुल्की फंडिंग लेके पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे से दो चार करना मेरे ख्याल से दलाली का काम है। ये दलाली किसी पाकिस्तान को जेब नहीं देती। एक दूसरी बात ये है कि ये कौन कर रहा है। जब इसकी हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो फंडिंग आती है ये या अमेरिका करता है या भारत करता है। सबूत इसका मौजूद है, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है इस वक्त। इजराइल ये भी अजली दुश्मन है पाकिस्तान का, क्योंकि इजराइल की क़यादत आज की नहीं, सदा से ये समझती है कि जब तक पाकिस्तान मौजूद है फ़लस्तीनियों की हमायत और उनकी इमदाद करने को ख़त्म करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो जस्टिफाई हो गया। मैं उन हैंडलर्स की बात करना चाहता हूं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की हरकत, जिस किस्म की कभी कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को कमिटी ऑफ नेशन में जलील करने के लिए, उनकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो माफ़ी के ना मुस्तहिक हैं, ना उनके साथ माफ़ी की जानी चाहिए। सही। थोड़ा और डीप चलते हैं। इशू क्या है? इशू है CPEC। इशू क्या है? इशू है मुमकिनात के पाकिस्तान शायद चाइना और रशिया के तहत बनने वाले ब्लॉक में शामिल हो जाए। अब ये जब दो बातें आप सामने रखते हैं तो आपको इससे तकलीफ किन को है वो वाजे हो जाते हैं। अमेरिका को सख्त तकलीफ है, यूरोप को भी सख्त तकलीफ है। इसलिए हमें समझ में आती है कि बाहर से बैठ के ये मुआवनत कौन कर रहा है, ये फंडिंग कौन कर रहा है। क्या इस तरीके से इन हरबों से हमें रोका जा सकता है, क्योंकि वो हमारी कौमी सालमियत के, हमारी कौमी यानी इस्तेहकाम के फैसले हैं, वो हमने करने हैं, वो हमारे फैसले नहीं कर सकते। माजी में होता रहा है जब मेड इन वाशिंगटन डिसीजंस यहाँ इम्पोज होते थे, बट नो लॉन्गर दैट सिचुएशन इज देयर। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी देखिए इंसानी हुकूक बड़े पामाल हो गए जी। उसके ऊपर एक तो चीफ साहब बहुत वाज़े तौर पे बोले हैं कि ये ड्रामाबाजी बंद होनी चाहिए, इसका हमारे एक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं होने जा रहा। मुझे बताइए कि मैं ऐसे इंसानी हुकूक पर लानत भेजता हूँ कि आप अपनी मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले करें, आप अपनी मियाँ वाली जैसी एयरबेस के अंदर पेट्रोल के ट्रक लेके जाके जहाज़ों को आग लगाना चाहें, आप कोर कमांडर का घर रैंसैक कर दें, आप GHQ के ऊपर हमला करें। पूछे ना कोई आपको, क्योंकि इंसानी हकूक बड़े आड़े आ जाएंगे। 1,00,000 मरतबा लानत है इन इंसानी हकूक पर जो अपने मुल्क की तबाही का बायस बनते हों। वो कोई इंसानी हकूक नहीं है, बिल्कुल। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग यहां बैठ के ये वकालत कर रहे हैं इंसानी हकूक की कि वो पायमाल हो रहे हैं, इसलिए कि एक्शन हो रहा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई के सानियात किए हैं, कोई हमदर्दी मुझे उनके साथ नहीं है, ना ही उनके आर्गूमेंट में कोई रत्ती भर जान है। अच्छा बुखारी साहब, ये स्टेटमेंट आपकी नज़र में कितनी अहमियत का हामिल है? और मेरे ख्याल में कि अब ये खतरनाक भी है एक तरह से कि कसरत से जमा किए गए हैं नाकाबिल तरदीद शवाहिद, ना उनको झुटलाया जा सकेगा ना उनको बिगाड़ा जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में जो एक दलील पहले दी जा रही थी वो तो मेरे ख्याल में और कमजोर पड़ जाएगी अगर इस तरह के शवाहिद जो है वो। देखिए गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ों पे एतराज़ उठाया जा रहा है।
मुझे तो समझ नहीं आती कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहते हैं जो एतराज़ उठाते हैं। एक तो ये कि जी आर्मी कोर्ट्स में क्यों ट्रायल हो रहा है। भाई 1952 में कानून मैंने तो नहीं बनाया था ना आपने बनाया था। और अगर एक कानून चला आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी अहमियत और अफादियत मौजूद है, तभी तो वो अब तक चल रहा है ना। दूसरी बात ये है कि जब आप एक्ट ऐसा करेंगे जिसके ऊपर गिरफ्त उस एक्ट के तहत आती हो तो आपका ट्रायल होगा। और दूसरी बात यह है, जो शवाहद की बात आपने की है, एक बाकायदा तवील लिस्ट मेरे पास मौजूद है, वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताऊं कि टोटल कितने लोग उस दिन बाहर निकले थे, उनमें से कितने लोगों की शनाख्त बाकायदा उनकी वीडियोस से हो चुकी है, कितने लोगों की शनाख्त टेलीफोन कॉल्स की वजह से हो चुकी हुई है। लिहाजा अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है उनके बारे में। और यही वजह है कि डर भी इसी बात का है कि अगर उन शवाहद की बुनियाद पर मुकदमात कायम होते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं, ट्रायल होते हैं, तो जान बचाना मुश्किल है। आपने सिविल अदालतों का हाल तो देख लिया है, हमारे यहाँ क्या होता है। मैं ये रोना रो चुका हूँ कई दफ़ा कि हमारे अदालती निज़ाम का भी जो भुरकस निकला है इस पूरे अरसे में, उसकी भी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। हम पहले ही बदकिस्मती से 130वें नंबर पर थे, लेकिन जो शाहकार फैसले हमने इस अरसे में दिए हैं वो हमें किस नीची सतह पर ले जाएंगे कोई उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है इस वक्त। मुमकिन है फील ना हो रहा हो कि इसका क्या नुकसान होगा, लेकिन आने वाले वक्त में इन फैसलों को उसी तरह से जैसे भुट्टो के फैसले को जुडिशल मर्डर कहा गया, उसी तरह से इन फैसलों का मजाक भी उड़ेगा। कुछ तो इनकी मौजूदगी में उड़ रहा है। मैंने कुर्द साहब जो है, अली अहमद कुर्द साहब, उनका एक फैसले के ऊपर तबसरा मैंने आपको सुनाया था, फिर एक मरतबा मैं अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ कि जब पानामा का फैसला हुआ अकामा के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फैसला लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त भी उसके ऊपर तबसरा हो रहा है। ठीक है, खुल के नहीं हो रहा इसलिए कि वो आड़े आ जाती है तौहीन अदालत और पता नहीं क्या क्या। ये तौहीन अदालत भी हमारे मुल्क में जितनी कसरत से इस्तेमाल होती है किसी माशरे में नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है दिस इज द लास्ट थिंग जजेस विल एवर इनिशिएट। अच्छा बुखारी साहब, बहुत पीछे रह गई कहीं वो बातचीत की बातें, मुज़ाकरात की बातें, ये कर लें, ये टीम बना दें, वो बना दें, क्योंकि अब तो इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ एक्शन होगा। ये जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम अब पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसके बाद पीडीएम के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इनसे मुज़ाकरात पीडीएम ना पहले कर रही थी और ना हम आइंदा करेंगे। इसने ये जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग का जो एलामिया आया है, इसने और आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी है कि एक ऐसी पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं जिसके ऊपर इस किस्म के खौफनाक इल्ज़ामात हों। आइसोलेशन होगी, आइसोलेशन हो गई है। अगर आपने वो वायरल हुई हुई वीडियो देखी है जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ और ये कि बाकी लोग छुप गए हैं जाके, ये छुपे वही हैं जो मुंह छुपा के आपकी पार्टी में आए थे। मैंने पहले भी कहा था कि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ। किसी ने एक अच्छा जुमला इसके ऊपर कसा है कि अच्छा है जी स्क्रूटनी हो गई है, बाद में जो भागते अब भाग गए तो बेहतर हो गया, लेकिन वो भागते भागते तबाही कर गए हैं तहरीक इंसाफ की भी और खान साहब की भी। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या? अब ट्रायल होने शुरू हो रहे हैं। जजेस के ऊपर भी प्रेशर है। जजेस अपनी मर्जी से एक जमानत मांगो 12 नहीं दे सकते, अब ना देनी चाहिए। वो बाई वन गेट वन फ्री वाला मामला अब खत्म होना चाहिए, इसलिए कि ये केसेस आएंगे बाकायदा एविडेंस के साथ। ये पहले मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, इसकी अपील मुमकिन है सिविल कोर्ट्स में। यस सही, सिविल कोर्ट में अपील है, लेकिन अपील में भी चूंकि ये केसेस इतने सॉलिड बने हुए होंगे कि जजेस के लिए इतना आसान नहीं होगा किसी को भी स्कॉट फ्री जाने देना। अच्छा ठीक है, यानी वो एक मतलब अगर कुछ लोगों को इस पे मसला है तो यानी है मौजूद, सिविल कोर्ट्स के अंदर अपील का राइट तो है। एब्सोल्युटली ये है। मैंने कहा ना कि ये कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। ठीक है, ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। सही, इसीलिए इसके ऊपर राइट ऑफ अपील भी है। एक नहीं है, दो अपीलों का। लेकिन आप वो बात ठीक कर रहे हैं कि जब केस इतना सॉलिड जाएगा एग्जैक्टली तो फिर छोड़ेंगे कैसे आप? आर्मी कोर्ट्स के अंदर वो केसेस इतने स्ट्रांग होते हैं, वो सरकारी वकील वाला हाल नहीं होता। और एक और बात जो आयशा कहनी चाहिए यहाँ, वो ये कि बहुत सा इबाम फैलाने की कोशिश की गई कि जी फौज में जर्नैल एक पेज पर नहीं है, जी वो सारी फौज जो है उसमें डिवीजन है जी एंड एवरीथिंग। ये जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग होती है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम,
अच्छा, इसमें सभी होते हैं। तो ये भी एक मैसेज और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि आर्मी इज वन यूनिट, यस, कोई उसके अंदर डिवीजन नहीं है। जो लोग जिम्मेदार थे 9 मई के, उनका यौम हिसाब मुकर्रर हो चुका हुआ है और हो रहा है साथ साथ। ठीक है, यानी ये भी एक क्लियर मैसेज था जो हाँ, आज दे दिया गया। एब्सोल्युटली